ठीक है। व्हाट इज ईएमएफ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। व्हाट इज फोर्स? व्हाट इज फोर्स? चलो, फोर्सफुली कोले हम की बुझी। अरे यार, मरवाओगे तुम लोग। फोर्स क्या है? एनर्जी। फोर्स एनर्जी कैसे हो सकता है? एनीवन, व्हाट इज फोर्स? सोच के बताओ। देखो, सब सारे इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, फोर्स क्या है बोलने का है। हम्म? बोलो 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 जल्दी। डिफाइन नहीं कर पा। हाँ, वही तो है इसी चीज। फोर्स क्या है? जब ये सारी बातें ना टक टक बोल पाओगे, समझ पाओगे, तो फिर इजी हो जाएगा। एनीवन? फोर्स इज एन interaction between any two ऑब्जेक्ट। bodies. Interaction between any two bodies that changes or try to change. That changes or try to change the state of the body. So force is an entity that changes or tries to change the state of any matter. Matter is क्या हो गया? फोर्स वो चीज है जो किसी भी चीज को क्या करता है, उसके स्टेट को चेंज करना चाहता है। किस टाइप का स्टेट? स्टेट इनर्शिया, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और डायरेक्शन, है ना? दिस इज द फंडामेंटल लॉ। किसका लॉ था? न्यूटन्स लॉ, है ना? यस सर। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उससे हमको मिला कि भाई फोर्स ये होता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड, ये क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। थोड़ा फंडामेंटल चीजें बात करेंगे, हाँ, और जरूरी है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ लॉ ऑफ ऑफ इनर्शिया। व्हाट डज इट टेल? कि एनीबडी इन इट्स state of rest or in motion will remain in the state of rest or motion until and unless there is an external force applied on it. Am I clear? यस सर। That means the velocity of any element, anybody cannot be changed without any external force. Velocity remains constant. Velocity remains constant. Okay.
and if the velocity remains constant, समझना मेरी बात को, if velocity remains constant, that means final velocity equal to initial velocity, and that means your acceleration is equal to 0. 0. Acceleration is 0, velocity change नहीं हो रहा है. अगर acceleration 0 है तो from Newton's second law, we all know that F is equal to MA. ma, and if it is not changing, that means force is 0. है कि नहीं? Hmm. Acceleration 0 means force is 0. So this is what force. Force is something, or you can say some interaction that changes the velocity of any particular body or element. From Newton's third law, we know that to every action there is an equal and opposite reaction, and these laws are applicable everywhere in the universe until and unless the speed of our frame is much less than the speed of light. अगर वही फ्रेम स्पीड ऑफ लाइट को पास करेगा या फिर उसके कंपैरिजन में आएगा तो चीजें बदल जाएगी. एवरीथिंग विल बी चेंज. हम जो चीजें देख रहे हैं वो वैसा नहीं रहेगा. लेंथ चेंज हो जाएगा, मास चेंज हो जाएगा, जिसको हम लोग कांस्टेंट मानते हैं. तो एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, आवर स्पीड इज नेग्लिजिबल, है ना? कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट? स्पीड ऑफ लाइट क्या है? बोलो बोलो. 3 into 10. 3 into 10 to the power 1. 10 to the power of कितना? 8. हाँ. मीटर. That means 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर. और हम कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए हमको चीजें अलग दिख रही है. ये यूनिवर्स अलग दिख रहा है. जिस दिन हम लोग स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस करेंगे, दुनिया बदल जाएगी. हम शायद से फ्यूचर को भी देख पाए या फिर पास्ट को भी देख पाए. वी डोंट नो. ओके, नाउ कम टू आवर पॉइंट. व्हाट इज EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. और ये क्या होता है, कैसे आता है? दिस इज इलेक्ट्रिकल फोर्स, है ना? लास्ट से हमने चार्ज के ऊपर डिस्कस किया था. चार्ज कहां पर मिलता है? एटम के अंदर चार्ज होता है. पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन्स, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स. What is the charge of a single electron? Charge of a single electron 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. What is the charge of a proton? 1.6 into 10 to the power 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. This is positive, this is negative. Bas. What is the mass of an electron? Mass of electron 9.1 into 10 to the power of minus 31 kg. What is mass of proton? देखो ये सब फंडामेंटल चीजें और जानना चाहिए आपको. तुक करके पूछ लेगा और एक नंबर चला जाएगा. मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 into 10 to the power of minus 27 kg. और सबसे मजेदार बात ये है कि तुम बैठ के ये सब पढ़ते रहो, बच्चों की तरह याद नहीं रहेगा. वो डेली क्लास में एक बार बोल दिए तो जिंदगी भर के लिए इन, है ना? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? मास प्लस. बोलो, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? Number of proton.
Number of protons are called atomic number. Number of proton. symbol for atomic number. Symbol Z. We denote it by capital Z. Z. Now, number of protons and number of electrons in any atom are same, है ना? Hmm. अगर यहाँ पे जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको दिखने को मिलेगा। तो एटॉमिक नंबर को क्या मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकता हूँ? Yes, sir. नो सर। Hydrogen. Atomic number is always number of protons. It is not number of electrons. It is because इलेक्ट्रॉन कभी कभी क्या होता है, कम बेवफा, ज्यादा. वो निकल जाएगा या फिर एक्स्ट्रा आ जाएगा, है ना? हाँ. तो इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कभी भी एटॉमिक नंबर नहीं कहा जाता है। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ Proton. प्रोटॉन्स। व्हाट इज मास नंबर? याद है ये सब? Yes. Number of proton plus number of neutron. So number of proton plus number of Number of neutron. What is neutron? Neutron is the Charge. neutral particle inside the nucleus of any Atom. atom. And what is the contribution of this neutron? It adds mass of the atom. What is the mass of a neutron? It is equal to the mass of proton. 1.6 into 10 to the minus 27 kg. But its charge is 0. Its charge is 0. This much we have to. तो देखो, अगर बढ़िया से देखोगे तो प्रोटॉन जो है वही न्यूट्रॉन है। अगर प्रोटॉन का चार्ज को हटा दो तो वो न्यूट्रॉन है। उससे अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो प्रोटॉन बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज। कई सारी चीजें हैं जो हमको और ज्यादा सोचने को मजबूर करती है। एनीवेज, यहां तक सबको समझ में आया? Yes, sir. देखो ये सारी चीजें ना, ऐसा है कि अरे बहुत कॉमन सी चीजें हैं, हमको पता है, हम कर लेंगे। एग्जाम से पहले नहीं होने वाला है ये। आज अगर तुमको याद है, रेगुलर प्रैक्टिस पे रखो तो वो याद हो जाएगा, वही काम में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये जो एटम है ना, ये एटम सबसे पहले अपने को डेमोक्रिटस ने बताया था, और फिर जे जे जॉन डल्टन, देन जे जे थॉमसन, उसके बाद Rutherford. उसके बाद बोर, है ना? Or जे जे थॉमसन के मॉडल को क्या मॉडल कहा जाता है? palm pudding model. यस, प्लम पुडिंग मॉडल। चलो ठीक है। कोई भी एटम, उसके अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाहर जो शेल होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शेल बोलते हैं। हर एक इलेक्ट्रॉन अपना एक पर्टिकुलर एनर्जी पोजेस करता है, और वो एक पर्टिकुलर शेल में लाई डाउन करता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन कितने नंबर शेल पे होगा ये डिपेंड करेगा इसके एनर्जी पे, इसके एनर्जी पे, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी पे। जब एनर्जी की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कैसे मिलेगा? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा या तो लाइट के थ्रू और हीट के थ्रू। हीट और लाइट कैन कंट्रीब्यूट एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। Sir, what is alpha particle? अल्फा पार्टिकल मतलब पॉजिटिव पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल कहां पे मिला, कैसे ये होता है? एनीवन? Alpha particles are positive particles which have no electron, only
2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। So these are man-made. मेनली तुम्हारा हीलियम एटम जिसका Okay. इलेक्ट्रॉन नहीं हो, इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ उसका न्यूक्लियस, तो वही अल्फा पार्टिकल है। तुम सारे इलेक्ट्रॉन्स को हटा दो तो क्या बच जाएगा? पॉजिटिव आयन रहेगा हम्म, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। दिस इज अल्फा पार्टिकल। अच्छा। दो इलेक्ट्रॉन, हीलियम में क्या होता है? दो प्रोटॉन, दो दो। इलेक्ट्रॉन, तो एक दूसरे को कैंसिल करके ये बनता है नोबल गैस, है ना। हम्म, इसमें से अगर मैं दोनों प्रोटॉन को, दोनों इलेक्ट्रॉन को हटा दूं तो क्या बन हाँ, जाएगा? सारे नेगेटिव अच्छा अच्छा। एनर्जी हट गए, अब पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। हम्म, दिस इज अल्फा पार्टिकल। तो हम लोग कहाँ थे? ये रहा मेरा न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये जो एक एक शेल है उसको हम लोग कैसे नाम देते हैं? के, एल, L M एम, N। एन, ये सब शेल्स है, ठीक है। के शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? वन। 2। हम्म, Oh, sorry, वन। sorry, sir. N equals to 1. एल शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज टू, 2. एम का थ्री। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। This is called principal quantum number. And these are nothing but the periods of a in a periodic table, है ना। एक पीरियडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं बताओ? पीरियडिक टेबल में कितने पीरियड होते हैं? 7. 7 periods. There are 7 periods. How many groups? 14. Hmm? 80. 18 groups. हाँ हाँ 18. तो एक पीरियडिक टेबल पे, ये रहा हमारा पीरियडिक टेबल, इसमें टोटल ग्रुप होते हैं 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोल के यहाँ पे आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। 18 17 16 15 14 13। तो बीच में कितने रह जाएंगे? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। देखो, हर एक शेल का एक लिमिट होता है जितना इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है। किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन possess 8. by any shell? हाँ, ये 2n स्क्वायर मेथड से पता चलेगा. क्या? 2n स्क्वायर मेथड. तो मैक्सिमम number of electrons in any shell is equal to 2n n square. स्क्वायर. 2n square. So k shell का मतलब क्या हो गया? k shell के लिए n equal to 1. So 2 into 1. maximum number of electron k shell में कितना होगा? 2. 2. l shell के लिए n equal to 2. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन l शेल में कितना होगा? 2 into 2 8. square 8. 8. n शेल में के एल एम, m शेल में n इक्वल टू 3। सो m शेल का मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? 3 स्क्वायर 18. 9, 9 into 2 is equal to 18। n शेल में कितना होगा? n n small n is called principal quantum number, principal quantum number। so n equal to 4, that means कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 4 स्क्वायर मतलब 32. 16। 16 into 2 is 32. 32।
सो 2 8 18 32 इस टाइप से इतना इलेक्ट्रॉन एक शेल अपने पास रख सकता है। क्लियर? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द मैक्सिमम number maximum number of electrons in outermost shell? 8. Maximum number of electrons in outermost shell is in general 8, but it can be 2 or 8. हीलियम के लिए 2 है ना? हाँ सर। हीलियम के लिए 2 है, हम लोग बोलते हैं 8, बट हीलियम के लिए तो 2 है। हाँ। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, तो मैक्सिमम बोल रहे हैं तो फिर 8 ही होगा। सॉरी, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 8। 2 तो इसके अंदर ही आ रहा है, ठीक है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी इन आउटर मोस्ट शेल इज 8। तो यहाँ पे 32 आउटर मोस्ट शेल कैसे आ जाएगा एनएच शेल में? 18 कैसे हो जाएगा एम शेल में? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एम शेल में 18 है, एनएच शेल में 32 है, एल तक तो ठीक है। ये एम शेल एन शेल जब आएगा तो इसमें 32 आ जाएगा। तो कैसे बोल रहे हो कि 8 होगा? बताओ बताओ। नहीं सर, वो ऑक्टेट गेन करने के लिए मैक्सिमम 8 होना जरूरी है। हम्म। तो एनएच शेल में तो 32 चाहिए ना मुझको। हम्म। एम एम शेल जो है उसमें 18 चाहिए ना मुझको। 18 तो आ सकता है उसमें। हम्म। 18 इलेक्ट्रॉन लेगा कि नहीं लेगा? लेगा ना, 2n² के हिसाब से। तो 8 में आप कैपिंग कैसे कर सकते हो? एनीवन? इसका मतलब ये जो शेल हम बोल रहे हैं, के शेल, एम शेल, सॉरी, के एल एम एन, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसमें 8 हो सकता है, इसमें 18 हो सकता है, इसमें 32 हो सकता है। बट there is a gain that in the outermost shell it should be 8. How it is possible? It is possible because these shells are again divided in subshells. These shells are divided in subshells. Shells are divided in subshells, और वो subshells क्या क्या है? S, एसपी P, पीडीएफ। D, F. S subshell maximum number of electrons 2 ले सकता है। P सबशेल में 6 हो सकते हैं, D सबशेल में 10 हो सकते हैं, F सबशेल में 14 हो सकते हैं। ठीक है? यह डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरीके से बॉन्डेड है। S मतलब इस तरीके से होगा, P का कुछ इस तरीके से था। ये सब छोड़ दो, आप लोग नहीं चाहिए, बट जितना मैं बता रहा हूं उतना जानना जरूरी है। SPDF, एस में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितना? 6। डी में 10 और एफ में 14। इसको याद कैसे रखेंगे? बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। यहाँ पर इसी के बेसिस पे ये पीरियोडिक टेबल आपको देखिए। दिस फर्स्ट टू कॉलम दे आर एस ब्लॉक। एस, यहाँ पे टोटल कितने हैं देखो, 2 के बाद पकड़ लो 3। इसको मैं 1 2 लिख देता हूँ, बेटर रहेगा समझने के लिए। थर्ड ग्रुप जो है, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 10 है। ये हो गए मेरा डी ब्लॉक, डी का 10। यहाँ पे देखोगे तो 6 मिलेंगे तुमको, 1 2 3 4 5 6। दिस इज माय पी ब्लॉक। और एफ ब्लॉक जो है, नीचे देखना पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 रो बने हुए होते हैं, जो है मेरा एफ ब्लॉक, जिसमें 14 एलिमेंट्स होंगे, 14। तो ये एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। मेरी बातें समझ में आ रही है? तो उससे हाँ फायदा सर। क्या होगा? उससे फायदा क्या होगा? अच्छा, ये किसका प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का प्रिंसिपल किसके नाम पे है? एनीवन? द प्रिंसिपल इज कॉल्ड आउफबाउ प्रिंसिपल। आउफबाउ प्रिंसिपल। याद रखना, आउफबाउ। चलो ठीक है, अब बात करते हैं कि उससे क्या हो रहा है। देखो, एनर्जी जो है वो कैसे डिवाइडेड होता है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे बढ़ता है। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन हमेशा इस तरीके से इन होगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आएगा, वो पहले जिसको काट रहा है ना उसमें जाके इन होगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे, पहला इलेक्ट्रॉन आया, चलो 1s1 हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया 1s2 हो गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन आया तो s पूरा फुल हो गया। कहाँ जाएगा? ये चला जाएगा 2s1 में। समझ में आ रहा है? पहला इलेक्ट्रॉन आया मतलब कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 1s1 हो गया। उसके बाद हीलियम, इसमें 2 है तो 1s2 हो गया। केशल, केशल क्या हो गया? भर गया उसका। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आया तो किसमें जाएगा? 2s में जाएगा। कौन है भाई? लिथियम। तो लिथियम का क्या हुआ कि इनर शेल में जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पे है? एल शेल में आया। ये आया मेरा लिथियम। के में 2 और एल में 1, 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या हुआ? और एक इलेक्ट्रॉन आया, और एक इलेक्ट्रॉन आया तो कहां जाएगा? ये 2s2 में जाएगा। तो ये रहा 2s2 में चला गया। कोई बात नहीं, यहाँ पे देख दिखाते हैं 2s2। उसके बाद किस में जाएगा? नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आया तो 2p में जाएगा। सो ये सेकंड शेल है। दिस इज माय फर्स्ट शेल, दिस इज माय सेकंड शेल। अब सेकंड शेल में ये एक लेयर, और उसके ठीक ऊपर ये दूसरा लेयर है। ये दूसरा लेयर है, तो इसमें आएगा नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन आया वो सेकंड में ही है, लेकिन पकड़ लो, मैं फर्स्ट को येलो कर देता हूं। दिस इज माय फर्स्ट शेल, के शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद एल शेल, और एल शेल का 2 सब शेल, एक है एस 2s 2p। अब 2p में कितना हो सकता है? पी सब शेल 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो 2p 6 तक आएगा। यहाँ पे 6 तो इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। 2 2 4 5 6। अब देखो, सेकंड शेल में ये दोनों मिला के सेकंड शेल है, हाँ। तो इसमें पी, ब्लू वाले में 6 इलेक्ट्रॉन है, और रेड वाले में 2s2 2 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां पे देखो, इसमें पहला कौन है? हाइड्रोजन, सॉरी,
फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन, यहाँ पे कौन आ जाएगा, हीलियम। ये हो गया 1s2। उसके बाद शुरू होगा 2, तो लिथियम, बेरिलियम, फिर कौन आएगा, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियन। ये याद है किसी को, एनीवन, किसी को याद है क्या पीरियडिक टेबल? सर सीरियली बोल सकते हो, मतलब ऐसे पीरियड वाइज नहीं। तो ये हो गया, देखो यहाँ पे एक दो, ये हो गया 2s2, और यहाँ पे 2p6, ये सेकेंड रो है ना, सेकेंड रो है मतलब 2, सो 2p6, 1 2 3 4 5 6, 2p6। उसके बाद आएगा 3s, तो 3s में 3s का दो एलिमेंट, 3s के बाद कहां पे जाएगा, 3p फुल होगा। 3s के बाद देखो, 3s के बाद वो किस में जाएगा, 3p में जाएगा। 3p के बाद 3d फ्यूज होना चाहिए था, क्योंकि थर्ड शेल जो है, थर्ड शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, थर्ड शेल में टोटल 3 स्क्वायर इंटू 2, 18 इलेक्ट्रॉन देगा 2n स्क्वायर के हिसाब से। तो इसमें तो 2 + 6 हो गए कितने, 8, तो d का 10 होता है, इसका 18, तो जाना चाहिए था नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किसमें, 3d में। ऑलरेडी यहाँ पे देखो 6 + 2 कितना हो गया, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में हो गया है। पकड़ लो, ये थर्ड शेल है, तो थर्ड शेल का आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है, तो उसके बाद वो किस में जाएगा, 4s1 देन 4s2, तो इसके बाद वो थर्ड शेल से सीधा जंप करेगा किसमें, वो पहले भर देगा 4s, 4s2 के बाद किसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, 3d10 में जाएगा। 4s2 के बाद वो जाएगा 3d10 में, तो पहले भरेगा कौन, 4s2, तो आउटर मोस्ट शेल में 2, उसके बाद वो आके नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे आ रहा है, 3d में आ रहा है, तो 3d को एनवेलप किया हुआ है कौन, 4s, तो आउटर मोस्ट शेल में हमेशा उसको ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखा, ये 10 इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा। एम आई क्लियर? बताना मेरे को, क्या ये बात समझ में आई किसी, फिरदौस, ऐसे आया। समझ में आया? थोड़ा बहुत ऐसे आएगा तब भी चलेगा, थोड़ा बहुत आएगा तब भी चलेगा, बस थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल इज 2n स्क्वायर, एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल इज कितना, 8, ठीक है। और ये कौन से प्रिंसिपल से हो रहा है, आउटबाउ प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं। कैसे भर रहा है वो हमने देखा कि 1s, देन 2s, देन 2p, 3s, देन 3p, 4s, देन 3d, 4p। चलो पीरियोडिक टेबल में देखते हैं उस चीज को कैसे दर्शाया गया है। यहाँ पे देखो, अब हो गया भाई मेरा यहाँ तक 3s2 एंड 3p6, ये हो गया 3p6। उसके बाद आएगा किसमें, 3d में आएगा, उसके बाद आएगा, ये थर्ड शेल है, और 3d ये खाली है, ये खाली रहेगा 10, ये भर जाएगा, और देन इट विल कम टू 4s, 4s1, 4s2, एंड 4s2 के बाद ये भरना शुरू करेगा 3d10। समझ में आया? तो ये सारे
इलेक्ट्रॉन्स के खेला है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है, और ये चार्ज एक दूसरे पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। जहां से हमने शुरू किया था, कहां से शुरू किया था कि भाई फोर्स क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है ना। बेसिक समझ में आया इसके पीछे का? ये रहा अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इसी से खेला शुरू हुआ है यूनिवर्स का, मैटर का, है ना। अब देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने चारों तरफ अपना एक फील्ड क्रिएट करके रखता है, और जब कभी भी उस फील्ड में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है, तो वो क्या करता है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। अगर सेम चार्ज है रिपेल करेगा, ऑपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा। अब ये रिपेल कर रहा है, और हमने देखा कि अगर दो चार्ज है और दोनों के बीच का अगर मैं डिस्टेंस आर लेता हूं, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा, बगल लो इसको मैं ई नहीं बोल के, ये टोटल चार्ज को मैं Q1 बोलता हूँ, इस टोटल चार्ज को मैं Q2 बोलता हूँ। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा, वो फोर्स हमने देखा कितना होता है, F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, आर स्क्वायर का फोर्स, इतना फोर्स लगता है ना। अगर Q1 is greater than Q2, and if F1 is the force applied by Q1 on Q2, then F1 is greater than F2, or F1 is less than F2, where F2 is the force applied by Q2 on Q1. Anyone? क्या बोला? F2 is the force applied by Q2 on Q1. अगर Q1 Q2 से बड़ा है तो बताओ मुझको, F1 जो Q1 Q2 पे अप्लाई कर रहा है, बड़ा वाला छोटे चार्ज पे, और F2 जो छोटा वाला चार्ज बड़े चार्ज पे अप्लाई कर रहा है, कौन सा करेक्ट होगा? F1 इज ग्रेटर देन F2 होगा कि F1 इज लेस देन F2? प्रतिम, हस्तैषिया, बोलो। F1 is equal to F2 होगा। दोनों ही नहीं होगा, क्या होगा? F1 equal to, this is as per our Newton's third law, that every action has equal and opposite reaction. Q1 जितना फोर्स Q2 पे लगाएगा, Q2 उतना ही फोर्स Q1 पे लगाएगा। इसीलिए F इक्वल टू कितना लिखा है हमने, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू आर स्क्वायर Q1 इंटू Q2। अब ये बड़ा हो जाए या ये छोटा हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? Q1 इंटू Q2 दोनों का प्रोडक्ट ही तो है ना। सो ये फोर्स हो गया F इक्वल टू, अगेन, Q1 Q2
by 4 pi epsilon naught epsilon r square. यूनिट क्या होगा? यूनिट इज न्यूटन. फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन. न्यूटन. ठीक है. Can anyone tell me what is the unit of force in CGS system? न्यूटन कौन सा सिस्टम में है? एसआई सिस्टम में है ना? पता है आप लोगों को? सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एसआई, बोलो. तो न्यूटन है एसआई सिस्टम में. फोर्स का यूनिट सीजीएस में क्या होगा? सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. क्या होगा फोर्स का यूनिट? Anyone? It is dyne. Dyne. 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होता है? वन न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होता है? एनीवन? चलो ये बताओ कि न्यूटन क्या है? 1 न्यूटन इक्वल टू क्या है? फोर्स है. फोर्स का मतलब क्या? F इक्वल टू एम ए. F इक्वल टू एम ए होता है. तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना हो जाएगा? मास. मास का यूनिट इन एसआई सिस्टम इट इज केजी. एक्सेलरेशन इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन. तो अगर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एसआई में, 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 1 केजी मतलब कितना मीटर होगा के कितना ग्राम होगा? 10⁻³ ग्राम इंटू 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होगा? 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. सेंटीमीटर पर सेकेंड तो सेकेंड ही रहेगा. तो कितना आ गया? 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट मीन्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन? 10⁵ डाइन. Am I clear? देखो साथ ही साथ अपना जीके भी स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है. जनरल स्टडीज, ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है. 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन? 10⁵ डाइन. कैसे मिला? F इक्वल टू एम ए कर दो. केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ग्राम और सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करो. और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूटन को हम लोग कैसे लिख रहे हैं? कैपिटल एन. डाइन को स्मॉल. कभी कभी यूनिट हम कैपिटल में देते हैं और कभी कभी स्मॉल में लिखते हैं. जैसे केजी ये स्मॉल में लिखे हो, मीटर स्मॉल में है, सेकेंड स्मॉल होता है ना? लेकिन कॉलम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कैपिटल सी. हम लोग फेराड लिखेंगे. फेराड किसका होता है? कैपेसिटेंस का. फेराड लिखेंगे तो कैपिटल एफ, है ना? एम्पियर लिखेंगे कैपिटल ए. ओम लिखेंगे तो कैपिटल ओमेगा. ऐसा क्यों? अगर किसी साइंटिस्ट के नाम के साथ यूनिट जुड़ा हुआ है तो एसआई सिस्टम में उसको कैपिटल से डिनोट किया जाता है. और अगर किसी साइंटिस्ट के नाम से डिनोटेड नहीं है तो उसको स्मॉल में लिखा जाता है. ठीक है? और बोलो रे, समझ में आया? अब देखो यहां से क्या मैं करने वाला हूं. ये तो हो गया भाई फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2. दो चार्ज है उसका फोर्स है. फोर्स पर यूनिट चार्ज is called your electric field.
फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो टोटल चार्ज पकड़ लो, Q2 जो चार्ज है उसको मैं टेस्ट चार्ज लेता हूं, तो उससे डिवाइड कर देता हूं टोटल फोर्स को। ये क्या कितना मिला मुझको, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r स्क्वायर। This is the electric field. What is electric field? Electric field is force per unit positive charge. It's called electric field. This much of field is due to a point charge. किसी भी एक point charge के लिए Q1 एक जगह पे रखा हुआ एक चार्ज है, उसके वजह से इतना फील्ड जनरेट होगा, उतना फील्ड जनरेट होगा। दिस इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट अगर मैं देखूं तो क्या हो सकता है, ये यूनिट हो जाएगा, ये था न्यूटन, फोर्स इज न्यूटन एंड क्यू इज कोलम। सो न्यूटन पर कोलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक यूनिट क्या मिला मुझको, न्यूटन पर कोलम मिला। एम आई क्लियर? तुम लोगों को कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जानता हूं तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, यहां से मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकता हूं। कैसे पोटेंशियल, कैसे हम डिफाइन करेंगे, पहले उस चीज को समझते हैं। ये तो हो गया इसका फील्ड, एक चार्ज कहीं पे है तो उसका चारों तरफ अपना एक फील्ड है। अब इस फील्ड में कितना पोटेंशियल है किसी भी एक पॉइंट पे, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, किसी भी एक पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना छुपा हुआ है वो कैसे मैं ढूंढ के निकालूं। तो हमको पता है वर्क एंड एनर्जी आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल। यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना एनर्जी है उसको निकालने के लिए मैं एक अगर इंफिनिटी से एक टेस्ट चार्ज लेता हूं Q, और उस चार्ज को अगर मैं लेके आता हूं, यहाँ पे लाया, लेके आया, कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, यहाँ पे लेके आया कोई वर्क डन नहीं हुआ, यहाँ पे लाया कोई वर्क डन नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करता हूं, अब क्या है कि आई हैव टू डू सम वर्क टू प्लेस दिस Q ऑन दिस पोजिशन। कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, जितना यहाँ पे पोटेंशियल है उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। पकड़ लो तुम कोई एक चीज यहाँ पे लाके यहाँ पे रखना चाहते हो और मैं यहाँ पे ठेल रहा हूं, तो फर्स्ट तुम तो ब्रिंग करके लाओगे जब तक यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगाया है, यू कैन ब्रिंग इट इजीली विदाउट एनी वर्क। अब जैसे यहाँ पे लेके आए, अब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा ताकि इस पोजीशन पे आप इसको रख सको। कितना वर्क डन करना पड़ेगा, जितना मैं फोर्स लगा रहा हूं, जितना मेरा एनर्जी है उतना वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, जब मैं इसको दूर से लेके आ रहा हूँ नो वर्क डन इज रिक्वायर्ड, बट जैसे ही इस फील्ड के अंदर आया उसमें मुझको काम करना पड़ा ताकि इसको मैं बैठा सकूं। यहाँ पे कितना काम करना पड़ा, जितना एनर्जी है इस पॉइंट पे उतना काम करना पड़ा। सो हम पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे, हम पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पोटेंशियल को हम डिफाइन करेंगे वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। Now what is work done? Work done is nothing but force into displacement. Work done is force into displacement divided by Q. And we know force by Q is equal to what? It is electric field. अभी थोड़ा देर पहले देखा, into R. So voltage is equal to electric field into length. V is equal to E into R. So this is the potential and electric field into length. Now this potential, if I write it like this, E we know it is Q by 4 pi epsilon naught epsilon r square into R. This is V. So R और ये स्क्वायर कट जाएगा, बचा कितना, बच गया मेरा
Q by 4 pi epsilon naught epsilon r into r. This is potential at any point due to a point charge. किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से, ये एक पॉइंट चार्ज है, उसके वजह से किसी भी एक पॉइंट पे कितना पोटेंशियल मिला मुझको, Q by 4 pi epsilon naught epsilon r into r. इतना दिस इज द पोटेंशियल. अब क्या है, अगर मैं कोई भी एक मेटल स्ट्रिप लेता हूं, कोई भी एक एलिमेंट लेता हूं, तो इसमें क्या होगा, बिलियंस एंड बिलियंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर, चार्जेस विल बी देयर, और हर एक चार्ज क्या करेगा, अपना अपना एक फील्ड बनाएगा, अपना अपना एनर्जी लगाएगा उस पॉइंट पे. तो नेट पोटेंशियल विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल. तो कुछ एक नेट पोटेंशियल मिलेगा मुझको, और उस नेट पोटेंशियल से मैं अगर किसी भी दो पॉइंट पे देखता हूं, तो हो सकता है यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे एनर्जी कम है. इसी चीज को हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस. हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस भी, इसको बोला जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस. क्लियर. अब ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया. हम लोग को पता है पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग बहुत इजीली लिख देते थे यार, V इज इक्वल टू W बाई क्यू. अब आपको समझ में आया क्यों लिखते हैं W बाई क्यू. ये है पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स. और इसको ओम्स लॉ में कैसे लिख देते हैं हम लोग, V इज इक्वल टू I इंटू R. कि ये एलिमेंट के थ्रू अगर करंट जाता है और इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस अगर R है, तो यहाँ पे V कितना होगा, I इंटू R होगा. इतना. V is nothing but potential difference, which is denoted, its unit is volt. So 1 volt is equal to 1 volt is equal to 1 joule. वर्क डन का यूनिट होता है joule. 1 joule पर कोलम. चार्ज का यूनिट होता है कोलम. So 1 volt is equal to 1 joule पर कोलम. क्या मेरी बात सबको क्लियर है? Am I clear everyone? Yes, sir. चलो आज के लिए यहाँ पे खत्म करता हूँ, 11 बजने वाला है. ओके. सो बढ़िया से तैयारी करो, फंडामेंटल्स पे ध्यान दो. जल्दी जल्दी से इस जगह से आगे बढ़ते हैं. जो लोग नए जुड़ रहे हो, सब लोग क्या करेंगे, जो पुराना लेक्चर है उसको जल्दी जल्दी से फिनिश कर लेंगे. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह वहां पे है ना. बाकी करते हैं. ओके एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट. Good night, sir.